ग्रीटिंग्स एवरीवन। कॉमर्स विद डिफरेंस क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग रेशियोज चैप्टर से फर्स्ट रेशियो लिक्विडिटी रेशियोज। इससे पहले वाले लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया था कि रेशियोज 4 कैटेगरीज में डिवाइड होती हैं। लिक्विडिटी रेशियोज शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन के लिए, सॉल्वेंसी रेशियोज लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को मेजर करने के लिए, एक्टिविटी रेशियोज एफिशिएंसी देखने के लिए, एंड फोर्थ वन प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। तो उनमें से जो फर्स्ट कैटेगरी है एंड दैट इज लिक्विडिटी रेशियोज और शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज, यानी किसी भी फर्म, कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन की अगर आप शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को मेजर करना चाहते हैं कि शॉर्ट टर्म में विद इन 1 ईयर कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बेटर है, साउंड है या वीक है, उसके लिए हमारे पास जो रेशियोज हैं वो लिक्विडिटी रेशियोज हैं। लिक्विडिटी रेशियोज को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। देखिए, फर्स्ट है आपका करंट रेशियो। लिक्विडिटी रेशियोज को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, यानी इसके अंदर 2 रेशियोज आती हैं। करंट रेशियो जिसे वर्किंग कैपिटल रेशियो भी बोलते हैं, एंड सेकंड टाइप है क्विक रेशियो, इसे एसिड टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं और इसे लिक्विड रेशियो भी बोलते हैं। इस वीडियो में हमारा फोकस होगा करंट रेशियो पे। नेक्स्ट वीडियो में हम लिक्विड रेशियो को डिस्कस करेंगे, क्विक रेशियो को डिस्कस करेंगे। तो ये है हमारी करंट रेशियो, जिसे हम वर्किंग कैपिटल रेशियो भी बोलते हैं। करंट रेशियो का फॉर्मूला देखिएगा स्टूडेंट्स, करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज, यानी जितनी भी हमारी करंट एसेट्स हैं अगर उनको करंट लाइबिलिटीज से डिवाइड कर दें तो जो हमारे पास रेशियो आएगी उसे हम करंट रेशियो बोलेंगे, यानी वर्किंग कैपिटल रेशियो बोलेंगे। स्टूडेंट्स याद रहे, एक वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो होती है, वो नहीं, इट इज ओनली वर्किंग कैपिटल रेशियो। अब देखिए यहां पर वर्किंग कैपिटल रेशियो में इंपॉर्टेंट है करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज की नॉलेज होना, क्योंकि इन दोनों में ही हम रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं। करंट रेशियो की आइडियल रेशियो क्या है? आइडियल रेशियो का मतलब होता है हमारे पास एक मिनिमम स्टैंडर्ड होना चाहिए जिससे हमें यह पता चले कि इस रेशियो से कंपैरिजन करके हमारे बिजनेस की पोजीशन कैसी है हम जान सकें। तो आइडियल रेशियो जो स्टैंडर्ड रेशियो होती है करंट रेशियो की, ये इंडस्ट्री प्रैक्टिस के बेस पर है। दिस इज 2:1, यानी करंट रेशियो हमारी अगर 2:1 है, 2:1 का मतलब समझे स्टूडेंट्स, करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटीज से डबल होनी चाहिए। यहां पार्टनरशिप की तरह मत ले लेना स्टूडेंट्स कि 2 + 1 2/3 हो गया, नो। यहां 2:1 का मतलब है करंट लाइबिलिटीज, यानी अगर हमने किसी का आउटसाइडर्स के शॉर्ट टर्म में 1 करोड़ रुपया देना है, करंट लाइबिलिटीज हमारी 1 करोड़ है, तो उसको पे करने के लिए हमारे पास करंट एसेट्स 2 करोड़ की होनी चाहिए, यानी करंट एसेट्स शुड बी डबल टू द करंट लाइबिलिटीज। ये हमारी करंट रेशियो है। करंट रेशियो अगर 2:1 से ज्यादा है तो माना जाएगा नॉर्मल कंडीशंस में कि कंपनी की पोजीशन साउंड है, और अगर करंट रेशियो 2:1 से कम है, जैसे 1.5:1 हो गई, इसका मतलब कंपनी की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन इज नॉट गुड। कंपनी को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। कई बार करंट लाइबिलिटीज को पे करने में प्रॉब्लम आ सकती है। अब हमें पता होना चाहिए कौन कौन सी करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज हैं। तो इस रेशियो के लिए करंट एसेट्स की लिस्ट देखें स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर आपको करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज की नॉलेज नहीं होगी तो इस रेशियो को हम फाइंड नहीं कर सकते। तो करंट एसेट्स कौन कौन सी हैं देखिए स्टूडेंट्स, करंट इन्वेस्टमेंट, यानी करंट एसेट्स की लिस्ट में फर्स्ट है करंट इन्वेस्टमेंट, फिर है इन्वेंट्रीज। बैलेंस शीट आप देखोगे स्टूडेंट्स, इन्वेंट्रीज में लूज टूल्स और स्पेयर पार्ट्स भी दिए होते हैं, इनको छोड़ देना है। मैं रिपीट कर रहा हूं, देखिए, इन्वेंट्रीज एक्सक्लूडिंग, यानी इनको छोड़ देना है। इन्वेंट्री में इनको नहीं लेना, ना लूज टूल को लेना है और ना ही स्पेयर पार्ट्स को लेना है, इनको हमें इग्नोर कर देना है। नेक्स्ट है ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स में 2 चीजें आती हैं स्टूडेंट्स, बिल्स रिसीवेबल्स
एंड सन्ड्री डेटर्स। तो यहाँ ट्रेड रिसीवेबल की बजाय सन्ड्री डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल भी लिखा हो सकता है। याद रखना इनका नेट अमाउंट लेना है, क्योंकि आपने बैलेंस शीट में देखा होगा सन्ड्री डेटर्स लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दिया होता है। तो डेटर्स हो या बिल्स रिसीवेबल, इनमें अगर प्रोविजन है उस प्रोविजन को लेस कर देना है। यानी मान लो आपके सन्ड्री डेटर्स हैं 20 लाख के, कितने हैं स्टूडेंट? 20 लाख, 20 लाख के, और 1 लाख का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है। 20 लाख के डेटर हैं, 1 लाख का प्रोविजन है, तो नेट अमाउंट हो गया 19 लाख। यानी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को आपको इग्नोर करना है, माइनस कर देना है। तो डेटर्स हमारे नेट होंगे, कितने होंगे? 19 लाख रुपीस के होंगे। यानी डेटर्स का ग्रॉस अमाउंट नहीं लेना, नेट अमाउंट लेना है। इससे आगे है, देखिए अभी हमने बताया करंट इन्वेस्टमेंट है, इन्वेंट्रीज है जिसमें लूज टूल्स और स्पेयर पार्ट्स नहीं आएंगे, ट्रेड रिसीवेबल्स है जिसमें बिल्स रिसीवेबल्स और डेटर्स आते हैं, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, चेक्स एंड ड्राफ्ट इन हैंड। ये ध्यान रखिए स्टूडेंट, चेक इन हैंड हो सकता है या ड्राफ्ट इन हैंड। यानी हमें कोई चेक या ड्राफ्ट मिला, हमने जब तक उसे बैंक में डिपॉजिट नहीं किया, इसे इन हैंड बोलते हैं, चेक्स इन हैंड, ड्राफ्ट्स इन हैंड। प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम एंड एडवांस टैक्स, ये हमारी करंट एसेट्स की लिस्ट है स्टूडेंट्स। इनमें से कोई आइटम ना दी हुई हो तो चिंता मत करना, ये मत सोचना कि वो आइटम क्यों नहीं दी हुई। तो ये मैक्सिमम लिस्ट है जो मैक्सिमम आइटम्स होती हैं। तो ये तो हो गया करंट एसेट्स यानी डिनोमिनेटर। अब करंट लायबिलिटीज को देखिए कौन कौन सी हैं। करंट लायबिलिटीज में स्टूडेंट्स आता है हमारे पास शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। शॉर्ट टर्म के लिए जो हमने बोरो कर रखा है, शॉर्ट टर्म लोन भी हो सकता है जो हम बैंक से लेते हैं। इसमें बैंक ओवरड्राफ्ट भी आता है, यानी इंक्लूडिंग बैंक ओवरड्राफ्ट। देन वी हैव ट्रेड पेएबल्स। ट्रेड पेएबल्स में दो चीजें आएंगी स्टूडेंट्स, याद रखना, बिल्स पेएबल एंड ट्रेड क्रेडिटर या सन्ड्री क्रेडिटर्स लिखा होगा। तो देखिए ट्रेड पेएबल्स जिसमें सन्ड्री क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल होता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखें इसे, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन बोरोइंग्स, यानी बोरोइंग्स पर जो इंटरेस्ट एक्रू हो चुका, एक तरह से ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ही है। नेक्स्ट है हमारा इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, जिसे सिंपल लैंग्वेज में आप अनअर्न्ड इनकम बोल सकते हैं। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये भी हमारी करंट लायबिलिटी है। फिर है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, फिर है अनक्लेम्ड डिविडेंड। देखें स्टूडेंट्स इसको, अनक्लेम्ड डिविडेंड क्या है? यानी वो डिविडेंड जिसको हमने पेमेंट कर दी थी लेकिन क्लेम करने वाला कोई नहीं है। कई बार स्टूडेंट क्या होता है, जैसे कंपनी ने डिविडेंड का पैसा भेज दिया, मान लो बाय चेक भेजा है, और उस एड्रेस पे कोई लेने वाला नहीं है, वो चेक वापस आ गया, यानी उस डिविडेंड को किसी ने क्लेम नहीं किया, या पर्सन की डेथ हो गई है, उसे क्लेम करने वाला कोई नहीं है, अनक्लेम्ड डिविडेंड। लेकिन इसे क्लेम किया जा सकता है। तो जब तक इसकी पेमेंट नहीं हो जाती और शॉर्ट रन में इसको कोई ना कोई क्लेम करने वाला आ जाता है, इसे हम करंट लायबिलिटी मानते हैं। अनक्लेम्ड डिविडेंड के बाद है कॉल्स इन एडवांस, ये कंपनी अकाउंट्स इश्यू ऑफ शेयर वाले चैप्टर में आता है स्टूडेंट्स। फिर है हमारी करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स, इसे ध्यान से देखें स्टूडेंट्स। नॉर्मली आप जानते हैं बैंक लोन, डिबेंचर्स, ये हमारी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हैं। लेकिन जब इनकी मैच्योरिटी डेट आती है, मान लो लोन लिया था आपने 5 साल के लिए, तो जब 5 साल पूरे होने वाले होंगे, आपको पता है कि नेक्स्ट ईयर यानी विद इन 6 मंथ हमने लोन की पेमेंट करनी है या डिबेंचर का पैसा वापस करना है, तो वो करंट लायबिलिटी बन जाएगा। इसे दोबारा देख लो स्टूडेंट्स, करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स, यानी अगर इसी साल हमने लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की पेमेंट करनी है, उसकी पेमेंट की डेट आ गई है, तो वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग क्या मानी जाएगी? करंट लायबिलिटी मानी जाएगी। इसके बाद है शॉर्ट टर्म बोरोइंग प्रोविजंस, और इसमें आता है हमारा प्रोविजन फॉर टैक्स। करंट लायबिलिटी को एक बार फिर से देख लें स्टूडेंट्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स जिसमें बैंक ओवरड्राफ्ट आता है, ट्रेड पेएबल्स जिसमें क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल आते हैं, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन बोरोइंग्स, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस जिसे अनअर्न्ड इनकम बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अनक्लेम्ड डिविडेंड, कॉल्स इन एडवांस, करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस जिसमें प्रोविजन फॉर टैक्स आता है। तो स्टूडेंट्स आपको देखिए इस लिस्ट को अच्छे से रिवाइज करना है।
इसके बेस पर जब क्वेश्चन दिया होगा तो आपको करंट एसेट्स फाइंड करनी है। जैसे पहले हेडिंग लिखोगे, उसके नीचे अमाउंट लिखोगे, फिर करंट लायबिलिटी फाइंड करनी है, फॉर्मूला लिखोगे आप करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, जो भी रेशियो आएगी उसको 2:1 से कंपैरिजन करके आप कमेंट दोगे, रिमार्क्स दोगे। यानी स्टूडेंट्स आपको याद रखिएगा, जब भी हम एग्जामिनेशन में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो स्टेप वाइज मार्किंग होती है। यानी जब आप ये करंट रेशियो का फॉर्मूला लिखते हो तो इसके भी मार्क्स होते हैं। जब आप कैलकुलेशन दिखाओगे कि करंट एसेट्स इज इक्वल टू नाम और उसके नीचे अमाउंट, उनके भी मार्क्स होंगे। करंट लायबिलिटीज लिखते हो उसके भी मार्क्स होते हैं, फिर कैलकुलेशन के मार्क्स, और फिर आप जो कमेंट देते हो उसके भी मार्क्स होते हैं। कमेंट देना जरूरी है। कमेंट में आप क्या लिखोगे?